बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज जेई मेन 2016 पेपर का हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर के 72 तक किए थे। आज इसके आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मैं एज ए स्टूडेंट, जिसको नहीं पता है, मैं एज ए स्टूडेंट पेपर सॉल्व करूंगा। हर क्वेश्चन के बाद मैं स्ट्रेटजी, किस तरीके का माइंड सेट रखना है, क्या टेक्निक्स यूज करने हैं, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलो, इस वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि मैं अगर होता है एज ए स्टूडेंट तो मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करता, कितना टाइम मैथ्स में देता, कितना टाइम अदर सब्जेक्ट्स में देता। तो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन है। ए वायर ऑफ लेंथ 2 यूनिट इज कट इनटू 2 पार्ट्स विच आर बेंट रेस्पेक्टिवली टू फॉर्म स्क्वायर ऑफ साइड x एंड ए सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट। इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल सो फॉर्म्ड इज मिनिमम, देन x और r में रिलेशन पूछा है। जैसे ही तुमने इस क्वेश्चन को पढ़ा तुम्हें तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, ये क्वेश्चन तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है, मैक्सिमा मिनिमा का बात चल रहा है। अब उन्होंने क्या कंडीशन दिया है, सोचो कि मेरे पास एक वायर है जिसका लेंथ कितना है 2 यूनिट्स, ठीक है। अब इसने बोला कि इस वायर को कट किया गया, कट करने के बाद एक स्क्वायर बना दिया गया, एक टुकड़े का सर्कल बना दिया गया। स्क्वायर का साइड लेंथ x गिवन है और सर्कल का जो रेडियस है वो r गिवन है। अब मुझे ये पता है कि ये 2 यूनिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, इसका पेरीमीटर प्लस इसका सरकमफ्रेंस में क्या होगा। तो मैंने बोला 4x प्लस 2 पाई r विल बी इक्वल टू 2। तो अब मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो 2x प्लस पाई r विल बी इक्वल टू 1। यहां से x की वैल्यू आ गई 1 माइनस पाई r बाई 2, ठीक है। ये हमने x और r में एक रिलेशन ढूंढा, लेकिन अभी मुझे इतना नहीं पता है कि यहां पे एरिया मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला है कि सच दैट एरिया शुड बी मिनिमम। अच्छा बताओ टोटल एरिया कितना हो रहा है। तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ द स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ओके, सो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, या तो x को r के टर्म में लिखो या फिर r को x के टर्म में लिखो। तो मैंने ऑलरेडी x को r के टर्म में लिख दिया है, तो मैं इसी को रिप्लेस कर देता हूं। तो वी विल गेट एरिया विच इज इक्वल टू 1 माइनस पाई r बाई 2 दी होल स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया जाए फर्दर तो वी विल गेट एरिया इज इक्वल टू 1/4 तो आएगा ही, ब्रैकेट के अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस पाई r स्क्वायर। अभी देखो ये एक क्वाड्रेटिक है r स्क्वायर में, या तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। अगर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा तो क्या होगा, माइनस बी बाई 2a पे हमेशा इसका मिनिमम आएगा। x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, डेट इज r इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे मिनिमम आएगा। या फिर तुम और डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, dA अपॉन dr कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट 1/4 जैसे का तैसा रहेगा। 1 का डिफ्रेंसिएशन इज 0, पाई स्क्वायर r स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इज 2 इंटू पाई स्क्वायर r, 2 पाई r का डिफ्रेंसिएशन इज 2 पाई प्लस पाई r स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इज 2 पाई r। अच्छा, इसको जब 0 से इक्वेट करोगे जो एग्जैक्टली 0 r आएगा वही मिनिमम होगा। अब इसको तुमने 0 से इक्वेट कर दिया, जैसे 1/4 को अंदर ले गए हम लोग तो हमारा आ जाएगा पाई स्क्वायर r बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 पाई r इज इक्वल टू 0। सो वी कैन सी 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और पाई से डिवाइड किया जाए तो वी विल गेट पाई स्क्वायर r माइनस पाई प्लस 4 पाई r इज इक्वल टू 0। पाई से डिवाइड किया जाए तो पाई r माइनस 1 प्लस 4r इज इक्वल टू 0, और वी कैन से डेट r विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। तो r की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। r की वैल्यू अगर आ ही चुकी है तो अब मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। x इज 1 माइनस पाई r, पाई डिवाइड बाय पाई प्लस 4, पाई डिवाइड बाय पाई प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अभी देखना ये आ गया पाई प्लस 4 माइनस पाई, ठीक है, पाई प्लस 4 माइनस पाई होल डिवाइड बाय पाई प्लस 4 इंटू 2, पाई से पाई कट गया, 2 2 या 4, तो दिस इज 2 डिवाइड बाय पाई प्लस 4। तो अब मुझे दिख रहा है x इज इक्वल टू 2 टाइम्स r है, तो रिलेशन कौन सा सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन नंबर 3। तो ये इजी कैटेगरी में रख सकते हैं हम लोग।
इसको हमें सॉल्व कर लेना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। चलो क्वेश्चन नंबर 74 पे आओ। अभी 74 को देखोगे तो ये इंटीग्रेशन है। इस टाइप का इंटीग्रेशन मोस्टली क्लास में सर लोग करवाते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ते हो, ठीक है। अब यहां पे बोला गया है जब भी डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा हो और उस पर कुछ पावर हो तो हमेशा क्या करना चाहिए, मैक्सिमम पावर को इस ब्रैकेट के बाहर निकालना चाहिए। जब मैक्सिमम पावर को इस ब्रैकेट के बाहर निकालोगे, x टू द पावर 5 को ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया तो वो बाहर निकलेगा किससे, तो तुम बोलोगे x टू द पावर 15 से। x टू द पावर 15 को डिवाइड कर दोगे तो x टू द पावर 12 डिवाइड बाय x टू द पावर 15 इज x टू द पावर -3, ठीक है, प्लस 5 इंटू x टू द पावर -6 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू द पावर -2 प्लस x टू द पावर -5 पे पावर 3। ऐसा कुछ मेरे पास आ गया। कैसे आया, माइनस में पावर लिखा तो हो सकता है कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन तुम ऐसे सोचो x टू द पावर 5 बाहर आएगा तो x टू द पावर 15 बनेगा, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 बनेगा, और इस x टू द पावर 15 को इधर डिवाइड कर दूंगा तो यही तो बनेगा। ओके, इसका इंटीग्रेशन। अब मुझे t किसको लेना चाहिए, तो मैं बोलूंगा ऑब्वियसली इस ब्रैकेट के अंदर वाले को। इस ब्रैकेट के अंदर वाले को p ले लिया मैंने कुछ देर के लिए, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 प्लस एक्स टू द पावर -5, इसको p लिया तो dp आई विल गेट 1 का डिफ्रेंसिएशन इज 0, -2 इंटू एक्स टू द पावर -3 -5 इंटू एक्स टू द पावर -6। ओके, सो ये मेरे पास आ गया, तो इंटू dx। अब मुझे दिख रहा होगा कि अरे ये तो ऊपर वाला ही कुछ बन गया, तो dp विथ नेगेटिव साइन कैन बी रिटन एज 2x टू द पावर -3 प्लस 5x टू द पावर -6 इंटू dx। मैंने माइनस साइन दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे दिस dx को लिखा जा सकता है dp, तो दिस इज नथिंग बट dp होल डिवाइड बाय p का होल क्यूब इंटीग्रेशन। अभी बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो तुम बोलोगे दिस इज p टू द पावर -3 dp विच इज इक्वल टू x टू द पावर n वाला फॉर्म, तो p टू द पावर -2 डिवाइड बाय -2 प्लस c, ठीक है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। अच्छा, सो ये आ गया p टू द पावर -2 डिवाइड बाय -2, ठीक है। अभी देखना p टू द पावर -2, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेसिकली, p टू द पावर -2 डिवाइड बाय -2 एंड p वाज 1 प्लस x टू द पावर -2 that is 1 upon x square plus x to the power -5 that is 1 upon x to the power 5 whole divided by -2 divided by -2 plus c। इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया x टू द पावर 5, तो ये क्या बन गया x टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 का पावर -2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर -10 डिवाइड बाय -2। ओके, सो ये फाइनली बन गया माइनस ऑफ x टू द पावर 10 डिवाइड बाय 2 टाइम्स x टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 मुझे दिख रहा है, ये तो ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी इंटीग्रेशन रेगुलर प्रॉब्लम था, इसे हमें कर लेना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट पे। अब इस लिमिट को ध्यान से देखो, ये जो लिमिट है, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू 3n डिवाइड बाय n टू द पावर 2n टू द पावर 1 बाय n। इस क्वेश्चन को देखते ही तुम्हें क्लिक कर जाना चाहिए, ये क्वेश्चन r बाय n वाली चीजें से बनेगा। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें पढ़ाया जाता है कि समेशन के फॉर्म में लिखो, r बाय n को x से रिप्लेस करो, 1 बाय n को dx से रिप्लेस करो एंड समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करो। इस चीज से ये क्वेश्चन बनने वाला है, डायरेक्टली लिमिट से तो नहीं बनेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी जेई का फेवरेट है, तो ये वाली चीजें तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। अब तुमने देखा यहां पे कि ln मल्टीप्लीकेशन में और हमें तो समेशन के फॉर्म में चाहिए। समेशन के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें देखना पड़ेगा, इसको मैं अगर y मानू कुछ देर के लिए तो तुम क्या करोगे, दोनों साइड log ले लोगे, ln y निकालोगे तो आएगा लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 बाय n, ये पावर बाहर आ जाएगा, इंटू ln ऑफ n प्लस 1 n प्लस 2, इसी तरीके से लास्ट टर्म होगा n प्लस 2n, और नीचे n टू द पावर 2n कैन बी रिप्लेस्ड इन बाय n इंटू कितनी बार n मल्टीप्लाई 2n टाइम्स। अभी देखो इसको ध्यान से, ln y कैन बी रिटन एज
लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/n को रहने दिया, ln के अंदर n प्लस 1/n प्लस ln ऑफ n प्लस 2/n, इसी तरीके से कहां तक गया, ln ऑफ n प्लस 2n/n तक। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये तो समेशन के फॉर्म में आ चुका है। लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी लिखोगे 1/n समेशन ऑफ ln ऑफ n प्लस r/n लिखोगे। r इज इक्वल टू 1 से कहां तक, 2n तक, ठीक है। तो ये समेशन आ गया लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/n समेशन ऑफ ln n/n इज 1 r/n, ठीक है। अब तुम्हें बेसिकली क्या करना है, 1/n को रिप्लेस करना है dx से। दिस इज ln 1 प्लस x dx। अभी लिमिट लगाना है तुम्हें। तुमने बोला r/n इज x, अब x की लिमिट कहां से कहां तक, जब r इज इक्वल टू 1 होगी, r इज इक्वल टू 1 तो 1/n 0, ठीक है। r इज इक्वल टू 2n तो लिमिट 2। अभी देखो ये वैल्यू है ln y के बराबर। अब तुमने बोला ये तो निकालना बहुत ही सिंपल है, तुम्हें क्या करना होगा, यहां पे ln x का हमेशा याद रखा करो इंटीग्रेशन। ln x dx का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस x प्लस c, ठीक है। ये चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, या नहीं तो यहां बाय पार्ट्स लगा सकते हो एक फंक्शन 1 मान के, अगर याद नहीं है तो, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा याद रखो। अब तुमने लगा दिया, x का कोएफिशिएंट 1 है इसलिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तो 1 प्लस एक्स ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन 0 से 2। अब जब वैल्यू पुट ऑन करोगे तो 2 प्लस 1 इज 3 ln 3 माइनस 3 माइनस 0 रखोगे तो 1 ln 1 0 माइनस 1, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, ln 3 क्यूब 9, 3 क्यूब दैट इज 27 माइनस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू ln 27 माइनस 2। अच्छा ln 27 minus 2, so 2 can be written as ln of e square, so this is basically ln of 27 upon e square which is ln y। हमें y की वैल्यू निकालनी थी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 27 upon e square, 27 upon e square, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ये हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 76। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था एरिया का क्वेश्चन आए थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो हो सकता है हम लोग को आता होगा, है ना, हमें एरिया कैलकुलेट करने आए, फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें कम टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है तो अगर 8 मिनट 10 मिनट लग रहा है तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ गए, ठीक है। वहां पे तुम्हें यह प्रूव नहीं करना है कि तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें यहां पे ये प्रूव करना है कि तुम कितने कम टाइम में कितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन पे मार्किंग सेम होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं स्किप कर देता इस क्वेश्चन को, बाद में सॉल्व करता। लेकिन अब यहां से देखा जाए तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2x, ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2x का मतलब बाहर वाला, ठीक है, ओके। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2,0 पे एंड रेडियस है 2, ठीक है। तो 2,0 और इसका देखोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो इसका 4a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1/2। फोकस यहां पे इसका है इधर 2,0। अब ये जो सर्कल बनेगा तो इस टाइप से कुछ पास करेगा, ठीक है। ये सीन बन चुका है, सर्कल के अंदर वाला पार्ट और पैराबोला के बाहर वाला पार्ट x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, मतलब सिर्फ ये वाला रीजन, ओके। ये वाला रीजन मुझे चाहिए होगा, अभी ध्यान से देखना, ये वाला रीजन अगर मुझे चाहिए तो इस रीजन का एरिया निकालना है, मैं कौन सा एलिमेंट लूंगा उसके लिए मुझे इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। जब सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली तुम्हें दिख रहा होगा x इज इक्वल टू 2 रखा, x इज इक्वल टू 2 रखा तो 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 और यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, तो दिस इज कमिंग टू बी 2,2, ठीक है। अच्छा और ये 0,0 होगा ऑब्वियसली, तो तुम्हें ये भी मिल गया पॉइंट। अब तुमने बोला कि इसका एरिया बहुत सारे तरीके से निकाला जा सकता है, या तो तुम ये देख लो यहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है, अब तुम क्या कर सकते हो, ये पूरा एक क्वाड्रेंट बन चुका है, इस क्वाड्रेंट का एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दो,
वो सबसे बेटर होगा, क्योंकि मुझे सारे आंसर्स में समथिंग माइनस समथिंग भी दिख रहा है, तो मैं वही करूंगा। तो देखना मैंने बोला 1 क्वाड्रेंट का एरिया इज पाई आर स्क्वायर डेट इज 4/4 डेट इज पाई। इसमें से माइनस कितना करूंगा, ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया निकालना, ये तो बहुत ईजी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है। तो तुम क्या करोगे, या तो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ले लो या तो वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट लिया, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट नहीं तो वर्टिकल एलिमेंट ले लो, वर्टिकल एलिमेंट लिया तो y up इज √2x माइनस y डाउन इज 0, इंटीग्रेशन 0 से कहां तक, 2 तक, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 2 तक dx। तो ये फाइनली आने वाला है √2 टाइम्स x⁴ 1/2 का इंटीग्रेशन इज डिवाइड बाय 3/2, 0 से 2। अब तुमने रख दिया वैल्यू, तो ये कितना आने वाला है, √2 टाइम्स 2⁵ 3/2 डिवाइड बाय 3/2 माइनस 0 रखोगे 0। सो दिस इज बेसिकली √2 टाइम्स 2⁴ इंटू √2 डिवाइडेड बाय 3/2। सो दिस इज √2 इंटू √2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8/3। सो हमारा एरिया फाइनली आ गया पाई माइनस 8/3। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये आइडेंटिफाई कर लिया तब तो ये बहुत इजी हो जाता है। नहीं आइडेंटिफाई कर पाया, तुम क्या करोगे, fx माइनस gx वाली चीज लगाओगे, ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिर से ये क्वेश्चन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन से। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, y इंटू 1 प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। बोला गया ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स पासेस थ्रू पॉइंट 1, -1। ये इसलिए दिया गया है ताकि तुम उस फंक्शन का इंटीग्रल कांस्टेंट निकाल सको। अगर वो निकाल लिया तुम्हारे पास फंक्शन आ जाएगा पूरा का पूरा। फंक्शन आ गया तो f ऑफ -1/2 निकालना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ओके। लेकिन सबसे पहला टास्क जो है हमारा वो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। डिफरेंशियल इक्वेशन काफी इजी चैप्टर होता है, 2-3 ही मेथड्स होते हैं, होमोजेनियस, वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड मैंने बार बार बता दिया कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस किससे आएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब इसको देखोगे तुम ध्यान से, तो दिस वाज y इंटू 1 इज y प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई इंटू एक्स। अब तुम क्या कर सकते हो, dy बाई डी एक्स निकालोगे। अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आएगा y बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए वाई स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपन एक्स इज इक्वल टू 1। अब तुमने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया। अब तुम क्या करोगे, दिस इज y बाई एक्स नहीं, दिस इज 1/xy। तो तुमने क्या किया, -1/y को कुछ भी p ले लिया। जब -1/y को p ले लिया तो ये आ गया 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dp बाई डी एक्स। मैंने दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो इससे ये फाइनली क्या बन चुका है, अब dp बाई डी एक्स -1/y को p लिया तो दिस इज p अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ये अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। ये अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। देन वी विल से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन 1/x dx विच इज इक्वल टू e टू द पावर ln x विच इज इक्वल टू x। तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया p टाइम्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू 1 dx। तो p टाइम्स x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब p किसको माना था, -1/y को, माइनस ऑफ x बाय वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब ये वाली कर्व जो है किससे पास कर रही है, 1, -1 से, मतलब x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू -1। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 1/2 प्लस c। तो c की वैल्यू आ गई हाफ। तो c की वैल्यू आ चुकी है हाफ। अब तुम्हें पूछा गया है f ऑफ माइनस हाफ, तो x की वैल्यू -हाफ रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 1/8 प्लस 1/2। दिस इज इक्वल टू 8, 1 प्लस
4 डेट इज 5/8। तो 2 से 4 कट गया तो y इज इक्वल टू आ चुका है 4/5। y इज इक्वल टू 4/5। ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन था, ये भी हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 78। अब इन्होंने बोला है टू साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर अलोंग द लाइन दिस एंड दिस। ठीक है, दो साइड्स है एंड दोनों अलोंग द लाइन है। दोनों क्या पैरेलल दिख रहा है मुझे? बोलेंगे पैरेलल लाइंस नहीं है। दिस मीन्स एक लाइन अगर ये है तो दूसरा लाइन ये हो सकता है, ये नहीं होगा तीसरा। ठीक है, तो मैंने कोई भी दो लाइन मान लिया जो कि एडजेसेंट है। तो अगर दिस लाइन इज x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये वाला लाइन आ जाएगा 7x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलो ठीक है, तो मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता चल चुका है, B C D। अब इसने बोला कि इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट। अब इसका जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है -1 -2 पे। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टेक्स ऑफ दिस रोम्बस। अब मुझे चारों वर्टेक्स बेसिकली निकालने हैं। तो क्या कर सकते हो, पहले तो ए पॉइंट निकाल लो। ए पॉइंट निकालोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। ए आ चुका है तो सी आ जाएगा ऑलरेडी। अच्छा, सी आ चुका है तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन लिख सकते हैं सी से पास होने वाली। वो लाइन को इसके साथ इंटरसेक्ट करवा देंगे तो बी आ जाएगा। बी आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली डी आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ए निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन इज 7x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे y से y कैंसल आउट हो जाएगा। दिस इज -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1। अच्छा, x की वैल्यू 1 आ चुकी है तो y की वैल्यू कितनी? 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 2। ठीक है, अच्छा दिस इज 1, 2 तो c का कोऑर्डिनेट आ चुका है। मैं बोलूंगा c का कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 था तो x1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1 और x1 इज इक्वल टू -2 - 1 डेट इज -3। ठीक है, तो ये आ चुका है -3, सिमिलरली y1 प्लस 2/2 इज इक्वल टू -2 तो y1 इज इक्वल टू -4 -2 -6। ओके, तो -3 -6 ये दोनों में ऑप्शन कुछ भी नहीं है। मतलब उन्होंने चाहा है कि मुझे बी और डी कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब बी और डी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब मैंने बोला कि मेरे पास इसके पैरेलल एक लाइन चाहिए, तो इसके पैरेलल लाइन क्या होगा? x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। वो पास करेगी -3 -6 से, तो -3 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू आ चुकी है -3। तो तुमने बोला ये जो लाइन होगा मेरा वो होगा x माइनस वाई -3 इज इक्वल टू 0। इस लाइन को सॉल्व करो फिर से इस लाइन के साथ, तो x माइनस वाई -3 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई -3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन इज 7x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब तुमने क्या किया? इन दोनों को सॉल्व किया, तो यहां से माइनस प्लस प्लस ये कैंसल आउट हो गया। दिस इज -6 प्लस 5 -3, 5 - 3 इज 2 इज इक्वल टू 0। तो 6x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1/3। x की वैल्यू आ चुकी है 1/3। अच्छा, यहां दिख रहा है मुझे एक ऑप्शन x की वैल्यू 1/3, तो x की वैल्यू 1/3 आ चुकी है। जैसे ही 1/3 आ चुकी है -y -3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 × 3 -8/3। तो यही वाला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी गया क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। बोला गया द सेंटर ऑफ दो सर्कल विच टचेज द सर्कल दिस एक्सटर्नली एंड ऑल्सो टच द एक्स एक्सिस लाई ऑन। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लोकस का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं। इन्होंने बोला मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर फिक्स है। अब एक सर्कल गिवन है, सर्कल में बोला गया द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेज द सर्कल x² + y² -8x -8y -4 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला सर्कल मुझे ऑलरेडी पता है यहाँ पे। अब ये सर्कल ऑलरेडी मुझे अगर पता है तो इसने बोला एक और सर्कल है जो कि इस सर्कल को टच करता है एंड x एक्सिस को भी टच करता है। अब ये x एक्सिस है, ये तो मेरा फिक्स है।
एक्स एक्सिस अगर फिक्स है तो इस सर्कल का लोकस निकालना है सेंटर का। तो देखो इस सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है, ये वाला सर्कल का सेंटर मुझे ऑलरेडी पता है, डेट इज 4,4। तो एक तो ये मेथड हो सकता है कि तुम बोलोगे ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस माइनस इसका रेडियस जो कि मुझे ऑलरेडी पता है, इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। और ये वाला डिस्टेंस कितना है तुम्हें पता होना चाहिए, h कॉमा के। अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट है तो x एक्सिस से उसका डिस्टेंस होता है k के बराबर। ओके, तो अगर k के बराबर का डिस्टेंस, इफ यू विल इक्वेट दिस डिस्टेंस विथ वो वाला डिस्टेंस डेट इज h माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर का रूट अंडर माइनस रेडियस, एंड रेडियस इज रूट अंडर जी स्क्वायर 16 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज 6। तो यहां से यू विल गेट मॉड k इज इक्वल टू रूट अंडर h माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 6, और इधर से आ जाएगा तो k प्लस 6 का होल स्क्वायर। यहां से यू विल गेट एन इक्वेशन विच विल बी ए पैराबोला। देखना k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, h स्क्वायर में एक पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, तो वो तो एक तरीका था। दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल है, तुम ऐसे देखो, एक सर्कल है जिसका सेंटर फिक्स है, ये सर्कल बेसिकली फिक्स हो गया। अच्छा, एक लाइन है वो भी फिक्स है, दिस इज ए फिक्स्ड लाइन। ठीक है, तो तुम बोलोगे एक सर्कल ऐसा है जो दोनों को टच कर रहा है, तो बेसिकली तुमने बोला इस सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है। ये वाला डिस्टेंस कुछ तो होगा, मान लो सपोज दिस इज s, दिस इज p। अब मैं बोलूंगा एग्जैक्टली ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है इस सर्कल का। अब एग्जैक्टली इस सर्कल के रेडियस के बराबर दूरी पे मैं इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन खींच दूं जो कि फिक्स है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, सपोज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस m है, तो क्या मैं बोल सकता हूं PS विल बी इक्वल टू PM ऑलवेज, PS विल बी इक्वल टू PM ऑलवेज। बोलेंगे हाँ, अगर PS इज इक्वल टू PM होता है तो कोनिक्स में क्या होता है, एक पैराबोला। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, या तो ऐसे अलजेब्रिकली सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्टली ज्योमेट्रिकली देख लो, दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, लेट P बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। एक स्टैंडर्ड पैराबोला गिवन है अपने पास, है ना, उस पे कोई भी एक जनरल पॉइंट है जो कि हमें लेने आता है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर C ऑफ द सर्कल दिस। ओके, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू C एंड हैविंग द सेंटर एट P। अभी ध्यान से देखना, हमारे पास जो पैराबोला है वो कुछ इस टाइप का है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का, और एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है 0,-6 पे। ओके, अब बोला गया है P एक पॉइंट है इस पैराबोला पे एंड C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड ये जो P पॉइंट इस तरीके से है सच दैट CP डिस्टेंस मिनिमम है। तो दो तरीका हो सकता है, या तो P का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानो, उसके बाद क्या करो, मिनिमम डिस्टेंस CP निकाल के उसको मिनिमाइज कर दो, T की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 80 स्क्वायर 280 होता है वहां पे कोऑर्डिनेट। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सोचो, हमें यह पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होता है। तो बेसिकली अगर पैराबोला पे कोई नॉर्मल है, वो अगर इस सर्कल का भी नॉर्मल है, और सर्कल का नॉर्मल का खास बात क्या है कि वो उसके सेंटर से पास करता है। तो अगर पैराबोला का नॉर्मल को मैं इसके सेंटर से पास करवा दूं तो अपने आप T की वैल्यू आ जाएगी क्या, मैं बोलूंगा हाँ। अच्छा, पैराबोला का नॉर्मल लिखने आता है मुझे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू माइनस TX प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, है ना, y इज इक्वल टू माइनस TX प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। अच्छा, a की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो तुम बोलोगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax, तो a इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहां पे तुम बोलोगे y इज इक्वल टू माइनस TX प्लस 4t प्लस 2t क्यूब, और ये वाला जो नॉर्मल है वो किससे पास होना चाहिए, 0,-6 से। x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू -6 रखा, तो -6 इज इक्वल टू 0, 4t प्लस 2t क्यूब। तो यहां से 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो वी विल गेट t क्यूब प्लस 2t -3, तो इधर आके +3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, t की वैल्यू -1 रखो, सेटिस्फाई कर रहा है, तो t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3t माइनस टी। तो यहां से वैल्यू आ गई t इज इक्वल टू -1 और टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आएगी -b प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर
-4ac डिवाइडेड बाई 2a जो कि नॉट वैलिड। तो यहां से तुमने बोला t की वैल्यू आ गई -1। अच्छा, t की वैल्यू अगर -1 आ गई तो p पॉइंट मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है। 80 स्क्वायर 2t² इज 1, 280 2 इंटू 2 इंटू t -1 दैट इज -4। तो दिस पॉइंट इज 2, -4। अब तुम्हें c पॉइंट भी पता है, p पॉइंट भी पता है। क्या इक्वेशन लिख सकते हो एक सर्कल का जिसका सेंटर कहां पे हो, पासिंग थ्रू c एंड हैविंग सेंटर एट p। तो तुम बोलोगे इक्वेशन विल बी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल will be x minus 2 the whole square plus y plus 4 the whole square is equal to root under g square plus 2 minus 0 4 plus -4 -1 plus this is also 4. तो this is root under 8 का whole square that is 8. तो ये फाइनली 8। तो तुम या तो इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन निकालो या तो चारों ऑप्शन में चेक कर लो कौन से इक्वेशन का सेंटर 2, -4 पे है। तो 2, -4 पे इसका सेंटर है, बस इसी का सेंटर। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, हमें इक्वेशन निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 81 सॉल्व कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 वाज वन ऑफ द फनी क्वेश्चन क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है। देखो, द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला हुज लेंथ ऑफ द लेटर्स रेक्टम इज 8। अच्छा, लेंथ ऑफ द लेटर्स रेक्टम 8 गिवन है। ठीक है, इसको लिख लिया। दूसरा बात क्या दिया है, एंड द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई कितना होता है 2a एंड लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस कितना होगा, तो मैं बोलूंगा दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस 2b। तो बोला गया लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस 2b इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। ओके, तो यहां से मेरे पास आया a is equal to 2b और वी कैन से डेट a² इज इक्वल टू 4b²। तो यहां से मेरे पास आ गया a², मुझे e निकालना है। ठीक है, तो e² विल बी इक्वल टू 4 इंटू b² बाई a²। अब मुझे ऑलरेडी पता होता है कि e² इज इक्वल टू 1 प्लस b² अपॉन a² हाइपरबोला में। तो b² अपॉन a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मैं बोलूंगा b² अपॉन a² इज इक्वल टू e² माइनस 1। सो यहां से वी विल गेट e² इज इक्वल टू 4e² माइनस 4। सो वी कैन से डेट 3e² इज इक्वल टू 4, e² इज इक्वल टू 4/3, e इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, e इज इक्वल टू 2/√3, ऑप्शन नंबर 3। तो यहां से मुझे पता चला कि ये जो डेटा था लेटर्स रेक्टम का लेंथ, ये तो फालतू का ही दिया हुआ था, इसका यूज ही नहीं पड़ा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन था, पहली बार में हो जाता। 83 वाले क्वेश्चन को देखो, बोला गया द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस मेजर्ड अलोंग द लाइन दिस। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन सीरीज में करवाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, देखना बहुत ही सिंपल है। मेरे पास एक प्लेन गिवन है, इस प्लेन का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अच्छा, एक पॉइंट है 1, -5, 9। एक लाइन है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। बोला गया कि इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस निकालो, ये वाला। तो तुम बोलोगे अगर ये p है ये q है। अच्छा, q का कोऑर्डिनेट मुझे पता चल जाता तो मैं pq डिस्टेंस निकाल लेता। q का कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो विल बी i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, क्योंकि इसका 1 1 1 है तो इसी का डायरेक्शन इस सेम है जिसका डायरेक्शन। तो मैं pq लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूं, डेट इज x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y प्लस 5/1 इज इक्वल टू z माइनस 9/1 इज इक्वल टू लैम्डा मानू तो x की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा माइनस 5, z की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा प्लस 9। अच्छा, तो यहां से वी विल से ये वाला पॉइंट उस प्लेन पे लाई करेगा, इस प्लेन पे डाल दो। जैसे ही डालोगे लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 5 प्लस लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 5। तो यहां से वी विल गेट लैम्डा प्लस 5 भी कैंसल इज इक्वल टू -10। लैम्डा की वैल्यू आ गई -10, लैम्डा की वैल्यू आ गई तो क्यू कोऑर्डिनेट आ गया मेरा। -10 प्लस 1 इज -9, -10 माइनस 5 इज -15, -10 प्लस 9 इज -1। अच्छा, अब मैं पी क्यू डिस्टेंस निकाल सकता हूं। पी क्यू डिस्टेंस निकालोगे तो रूट अंडर 1 10 का स्क्वायर, अगला वाला भी 10 का स्क्वायर, अगला वाला भी 10 का स्क्वायर, डेट इज 10√3।
ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेना चाहिए था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखो, ये भी क्वेश्चन वेक्टर्स एंड 3D से। ये वाला चैप्टर जो वेक्टर्स एंड 3D है बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल 3 क्वेश्चन मिनिमम आते ही हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 84 एंड क्वेश्चन नंबर 85 तीनों एक ही चैप्टर से है। ठीक है, तो तुमने बोला ये भी वेक्टर्स एंड 3D से है। बोला गया एक लाइन है, दिस लाइन लाइज ऑन द प्लेन दिस, देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू। देखो एक लाइन किसी प्लेन पे तब लाई करता है जब एग्जैक्टली उसका नॉर्मल वेक्टर उसके डायरेक्शन वेक्टर का बीच का एंगल 90 डिग्री हो, अलोंग विद डेट जो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है लाइन पे वो भी उस प्लेन पे होना चाहिए। ओके, तो मैंने दोनों कंडीशन लगा दिया। इसका डायरेक्शन वेक्टर इज बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। अच्छा, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन इज एल आई कैप प्लस एम जे कैप माइनस के कैप। बी डॉट एन 0 है, तो दिस मीन्स 2l माइनस एम माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2l माइनस एम इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन आ गया। सिमिलरली इस पे जो पॉइंट है 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 4, ये इस प्लेन पे होगा, तो वी विल से 3l माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 9। 3l माइनस 2m इज इक्वल टू 5। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4l माइनस 2m इज इक्वल टू 6। माइनस प्लस माइनस, तो यहां से आ गया माइनस l इज इक्वल टू माइनस 1। तो l की वैल्यू आ चुकी है 1। अच्छा, l की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो माइनस m इज इक्वल टू 3 माइनस 2 डेट इज 1। तो m की वैल्यू माइनस 1 आ चुकी है। l 1 है, m माइनस 1 है, तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2 है। इजी क्वेश्चन था, आराम से हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे क्वेश्चन है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स एंड 3D का। अगर वेक्टर्स एंड 3D से क्वेश्चन आता है तो या तो वो लोग मैक्सिमम बॉक्स प्रोडक्ट पे पूछते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमें दोनों जानने जरूरी है। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि a क्रॉस b क्रॉस c कैन बी रिटन एज a डॉट c इंटू बी वैक्टर माइनस a डॉट b इंटू सी वैक्टर, एंड दिस इज सेम एज √3/2 इंटू बी वैक्टर प्लस √3/2 इंटू सी वैक्टर। ओके, ये दोनों अगर इक्वल है, b इज नॉट पैरेलल टू c ऑलरेडी दे रखा है, देन द एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली चीज को इक्वेट करूंगा। तो वी विल से माइनस ऑफ a डॉट b इज सेम एज √3/2। तो दिस इज माइनस ऑफ मॉड a मॉड b cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अच्छा, तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स है, तो मॉड a 1 है, मॉड b 1 है, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ √3/2। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू अगर आ चुकी है माइनस √3/2, तो हमें थीटा निकालना है। थीटा कितना हो जाएगा बताओ, माइनस √3/2 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल है एंड √3/2 है, सो एंगल विल बी 5π/6। इजी, ठीक है। हाँ, 89 स्टैटिस्टिक्स। हर साल एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आता ही है। इसमें 2-4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड। ये अगर याद रख लो तो काम चल जाता है। मैंने अपने लेक्चर अपने चैनल पे डाल चुका है पूरा का पूरा प्लेलिस्ट स्टैटिस्टिक्स का, चाहो तो वहां से देख सकते हो। ठीक है, बोला गया इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर 2a11 इज 3/5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बेसिकली तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन को इक्वेट करना है 3.5 से। 3.5, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि समेशन x² माइनस म्यू स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके। तो अब मैंने बोला सिग्मा स्क्वायर इज 3.5 डेट इज 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर इज 49/4 इज इक्वल टू समेशन स्क्वायर का 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर 121 डिवाइड बाय n 1 2 3 4 माइनस म्यू स्क्वायर डेट इज 2 + 3 + a + 11/4 का होल स्क्वायर। यही रिलेशन आना चाहिए। तो तुमने बोल दिया कि दिस इज 49/4 इज इक्वल टू 9 + 121 130 + 4 134 134 प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस इधर से देखो 2 + 3 5 5 + 11 16 16 स्क्वायर डेट इज 256
प्लस ए स्क्वायर प्लस 32a डिवाइड बाय 16, 4 4, दिस इज 4। अब तुमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज 49 इंटू 4, डेट इज 4 इंटू 9 6, 186 इज इक्वल टू 4 इंटू 134, 736 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 256 प्लस ए स्क्वायर प्लस 32a, ये वाला होना चाहिए। तो यहाँ से आई विल से सबको एक साइड लेके चले जाओ, 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 5a स्क्वायर। अच्छा बीच में माइनस है ऑलरेडी, माइनस नॉट प्लस, तो दिस इज माइनस 256 माइनस ए स्क्वायर माइनस 32 है, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 3a स्क्वायर, ये दोनों खत्म, माइनस 32 है, 3a स्क्वायर माइनस 32a सिर्फ एक ही में, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हो गया ये भी क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 87, ये भी बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी से आया हुआ, इंडिपेंडेंट से। इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, बस हमें ये कंडीशन पता होना चाहिए कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट तभी होगा व्हेन प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E1 इनटू प्रोबेबिलिटी E2। ये भी क्वेश्चन इजी है, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इजी आए थे, तो स्कोरिंग पेपर था ये वाला। ठीक है, बोला गया लेट 2 फेयर 6 फेस डाइस A एंड B बी थ्रोन साइमल्टेनियसली। अच्छा, 2 डाइस को फेंकोगे, कितने आउटकम्स आते हैं, 36 पॉसिबल आउटकम्स है। इफ E1 बी द इवेंट दैट डाई A शोज ऑफ 4। अच्छा बताओ E1 में कितने एलिमेंट्स आएंगे, डाइस A में 4 आ गया, तो 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 6 आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी E1 कितना आ गया, 1/6। सिमिलरली E2 इज द इवेंट दैट डाइस B शोज ऑफ 2। अच्छा E2 में क्या क्या आएगा, तो तुम बोलोगे 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2। इसमें भी प्रोबेबिलिटी E2 कितना आ गया तुम्हारा, 1/6। अच्छा E1 इंटरसेक्शन E2 देख लो, E1 इंटरसेक्शन E2 को देखो, बोलोगे 2 और 4, ये वाला चीज सिर्फ एक ही आएगा, 4,2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना आ गया, 1/36। तो दिख रहा है दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज दिस मीन्स E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। सिमिलरली E3 क्या है, E3 इज द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज ऑड। सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ द डाइस इज ऑड। अच्छा, तो आधे ऑड होते हैं आधे इवन होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी E3 विल बी 1/2। ये तो क्लियर है। ठीक है, अभी देखना E1 इंटरसेक्शन E3, E1 इंटरसेक्शन E3, E1 में कितने हैं जिनमें ऑड है, 1 2 3, तो 3/36 डेट इज 1/12। तो ये भी दिख रहा है 1/6 इंटू 1/12 इज 1/2 इज 1/12। सिमिलरली E2 इंटरसेक्शन E3 निकालो, तुम बोलोगे E2 इंटरसेक्शन E3 इज 2,1 आएगा, 3,2 आएगा, 5,2 आएगा। अगेन दिस इज 1/12, तो अगेन 1/6 इंटू 1/2 इज 1/12। इसका मतलब E1 E2 इंडिपेंडेंट है, E2 E3 इंडिपेंडेंट है, E1 E3 भी इंडिपेंडेंट है। अच्छा E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 निकालो, तो तुम्हें दिख जाएगा कुछ नहीं आएगा, 5, दिस इज 5। ओके, तो ये वाला ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा है, जो सही है वो गलत है एक्चुअल में, मतलब जो गलत है वो सही है। घोर कलयुग आ चुका है ना बेसिकली, तो ये आंसर सही है 87। चलो 88 प्रोबेब, ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, उसके फॉर्मूले यूज होते हैं हर जगह पे। इस बार क्या किया उन्होंने, हूबहू ट्रिग्नोमेट्री से उठा के डाल दिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, cos x cos 4x इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, cos 2x cos 3x इन दोनों को करना है। तो तुमने बोला कि निकाल लो भाई, cos c प्लस cos d लगाया, तो 2 cos c प्लस d बाई 2
कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, प्लस इन दोनों में लगाया तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू 0। दोनों में 2 कॉस 5x बाई टू कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर गया कॉस 3x बाई टू प्लस कॉस x बाई टू, इन दोनों में लगा दिया फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू 3x बाई टू प्लस x बाई टू 4x बाई टू डेट इज 2x बाई टू डेट इज x, cos c माइनस डी बाई टू 3x बाई टू माइनस x बाई टू इज 2x बाई टू इज x बाई टू इज x बाई टू, और यहां से ऑलरेडी एक cos 5x बाई टू है इंटू 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये सब 0 होना चाहिए, तो फाइनली इक्वेशन आया मेरे पास 4 इंटू कॉस 5x बाई टू कॉस x बाई टू। अब तीनों को 0 करना है एक एक करके, या तो ये 0 cos x 0 कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे 3 पाई बाई टू पे, क्योंकि मुझे 0 से पाई 2 पाई के बीच में ही लेना है, ठीक है। सिमिलरली cos x बाई टू को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी पाई बाई टू इज इक्वल टू एक्स बाई टू डेट इज x इज इक्वल टू पाई, तो यहां से पाई आएगी 3 पाई उसके बाद हो जाएगा, जो कि हमारे रेंज के बाहर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज 5x बाई टू 0 कहाँ पे होगा, पाई बाई 5 पे 3 पाई बाई 5 पे 5 पाई बाई 5 पे 7 पाई बाई 5 पे 9 पाई बाई 5 पे 11 पाई बाई 5, जो कि ले नहीं सकते हैं। तो अब यहां दिख रहा है कि x इज इक्वल टू पाई यहां पे और यहां पे कॉमन है, तो इसको एक ही बार काउंट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 वैल्यूज ऑफ x आई, ठीक है, 7 वैल्यूज ऑफ x। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हो जाना चाहिए था। चलो, क्वेश्चन नंबर 89 इज फ्रॉम द हाउस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। बोला गया इज मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ए वर्टिकल पिलर इन ए स्ट्रेट पाथ एट a uniform speed. At a certain point A on the path, he observes the angle of elevation of the top of the pillar. Basically सीन क्या चल रहा है वो देखो। A man is walking towards a vertical pillar. एक पिलर है at a uniform speed. At certain point वो एंगल देखा टॉप ऑफ द पिलर से तो 30 डिग्री था। After walking for 10 minutes, 10 मिनट तक ये भागा from A इन द सेम डायरेक्शन एट पॉइंट बी, ठीक है, बी पे पहुंच गया। ही ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। देन द टाइम टेकन बाय हिम फ्रॉम बी टू रीच द पिलर। अब बी से यहां तक कितने टाइम में जाएगा, ठीक है, यहां से यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगा है 10 मिनट्स, ठीक है। अब इसने पिलर का हाइट वाइट कुछ नहीं दिया, तो मैं खुद से एज्यूम कर लूंगा हाइट h, मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, ठीक है, और कुछ हाइट दिया हुआ है क्या, नहीं, ओके, ठीक है। तो एक्स वाई क्या मानना, मैं इसको p बोल देता हूं, इसको c बोल देता हूं, तो आई कैन से tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू PC डिवाइडेड बाय BC। सो BC डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, दिस इज √3 PC बाय √3। एक रिलेशन आ गया मेरे पास। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन कैन बी tan 30 डिग्री एंड tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू PC डिवाइडेड बाय AC एंड दिस इज 1 बाय √3, तो AC विल बी इक्वल टू √3 इंटू PC। दूसरा रिलेशन भी आ गया मेरे पास। अच्छा, AB कितना हो जाएगा, आई विल से AB विल बी इक्वल टू AC माइनस BC, AC माइनस BC √3 माइनस 1 बाय √3 इंटू PC विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 बाय √3 इंटू PC। AB है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है। अच्छा, 2 बाय √3 PC डिस्टेंस ट्रेवल करने में डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो स्पीड पता चल जाएगा क्या, मैं बोलूंगा यस। डिस्टेंस है 2 बाय √3 PC डिवाइडेड बाय 10 is the velocity. So this is basically velocity is PC divided by 5√3, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी, उसका स्पीड बोल सकते हैं। तो अब मुझे BC डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डेट इज PC बाय √3। तो बताओ भाई PC बाय √3 डिस्टेंस कितने में ट्रेवल होगा,
तो मैं बोलूंगा टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज PC बाय √3 डिवाइडेड बाय PC बाय 5√3। तो दिस इज 5। तो टाइम कितना लगा? 5 मिनट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? वेन डायग्राम से। हमें पता होता है इसका मतलब इंटरसेक्शन, इसका मतलब नेगेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट, यूनियन यूनियन यू। तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग सबको बना देता हूं। पहले वाले को देखो, P इंटरसेक्शन नॉट Q। इफ दिस इज P दिस इज Q, P का इंटरसेक्शन नॉट Q के साथ, मतलब ये वाला रीजन, ओके। इसका यूनियन लेना है Q के साथ, दैट इज Q पूरा ले लिया। तो ये पूरा आ चुका है मेरे पास, ओके। अब यहां बोला है नॉट P, P Q है अगर, तो नॉट P का इंटरसेक्शन Q के साथ मतलब ये वाला रीजन, ओके। इसका यूनियन इसके साथ मतलब यही चीज। तो ये क्या लिखा हुआ है? P यूनियन Q। कितना सिंपल है, कितने आसानी से सॉल्व हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला गया ये चैप्टर सीख लो। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है एक मैथमेटिकल रीजनिंग का, 3 लेक्चर्स होंगे, उसमें जाके सीख लो, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इस पेपर को मैंने सॉल्व किया। इसमें मुझे जहां तक लगा कि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन लगभग ईजी क्वेश्चन थे। तो अगर मैं चाहता तो 1 घंटा 15 मिनट देता मैथ्स में एग्जाम में, और मैं लगभग इस 30 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेता आराम से। और अगर तुम मैथ्स में 30 में 20 से प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो भी सही, तो तुम्हारा मार्क्स बहुत ही अच्छा आ जाएगा मैथ्स में। 80 प्लस मार्क्स ले आओगे, और 80 प्लस मार्क्स ले आते हो तो बहुत ही अच्छा रैंक आ जाता है। अब तो तुम्हारे पास क्वेश्चन भी 25 ही होंगे। तो सोचो, अगर तुम 1 घंटा 15 मिनट देते हो मैथ्स को, तो 25 में लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग 20 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर सकते हो तो 100 में तुम्हारे 80 मार्क्स आ सकते हैं। बस तुम्हारे माइंड में ये रखना है कि मैं कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा जिसमें तुक्का मारना है मुझे, या फिर मैं डायरेक्टली नेगेटिव कर दूं उसको। मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो मुझे आते थे और 1 शॉट में सॉल्व हो जाते, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 90 1 शॉट में सॉल्व हो जाना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 88, 87, 86 इतने हो जाने चाहिए थे। 85 भी हो जाना चाहिए था अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है तो। 84 भी हो जाना चाहिए था। 83 में बहुत लोग फंस जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो 83 भी हो जाएगा, ठीक है। 82 तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। 81 वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इतना भी आसान नहीं था, बहुत लोग फंसते हैं इसमें। तो 81 अच्छा क्वेश्चन है। 80 इजी क्वेश्चन में रख सकते हैं। उसके बाद 79 अच्छा क्वेश्चन था, अगर थोड़ा दिमाग लगाते तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता। 78 थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन हो गया। 77 भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। उसके 76 एरिया अंडर द कर्व का था, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलते तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता। 75 वाज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बच्चे लिमिट्स में फंस जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता ये तो इंटीग्रेशन से बनने वाला था, ठीक है। ओके, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो आज के बाद याद रख लो ये कॉन्सेप्ट। चलो, ये 73 वाला इजी क्वेश्चन था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। 72 वाला थोड़ा कैलकुलेटिव था, अगर जिसको क्लिक नहीं करता है कि अंदर वाला कैसे रिड्यूस होगा तो वो फंस जाएगा। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे बहुत ही लेंथी हो जाएगा, बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 71 भी बढ़िया क्वेश्चन था। जिन्होंने डिफाइन करना नहीं आया, जो मॉड से डर गए देख के, उनके लिए टफ हो जाता, वरना इजी क्वेश्चन था। लिमिट्स वाला तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 69 इजी क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं क्योंकि बहुत लोग ये देख के डर जाते हैं समेसन, ठीक है। 68 भी इजी था। 67 मैंने बताया था रॉन्ग है ये क्वेश्चन तो। चलो 66 सही है। 65 ये तो रेगुलर प्रॉब्लम है जेई का। 64 मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है लेकिन इजी होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 63 ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ने -1 टू द पावर इवन वाला पार्ट नहीं लिया होगा, ठीक है। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का था लेकिन इजी था। एंड 61 फाइनली ये भी इजी था। तो लगभग मुझे दिख रहा है कि 30 में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले थे और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं अगर तुमने हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो।
चलो ऑल द बेस्ट।